इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 4 ऑफ मशीन लर्निंग और जो टॉपिक है दैट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। नाउ सबसे पहले देखेंगे कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कहते किसको हैं। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज अ फंडामेंटल अप्रोच फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई और एमएल दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ये एक फंडामेंटल अप्रोच है। क्या? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल यूजिंग लेबल्ड डाटा। इसमें मॉडल को ट्रेन किया जाता है किसकी मदद से? लेबल्ड डाटा की मदद से। लेबल्ड डाटा मतलब इनपुट आउटपुट दोनों बता दिए जाते हैं मॉडल को कि ये इनपुट है तो इसका ये आउटपुट रहेगा। वेयर ईच इनपुट कम्स विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्ट आउटपुट। द प्रोसेस इज लाइक अ टीचर गाइडिंग अ स्टूडेंट। जैसे एक टीचर किसी स्टूडेंट को गाइड कर रहा होता है, मतलब सुपरवाइज कर रहा होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो मॉडल है उसको ट्रेन किया जाता है जस्ट लाइक अ सुपरवाइजर। इसीलिए यहाँ सुपरवाइज्ड वर्ड आया है। हैंस द टर्म सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब उसको बताया जाता है कि ये इनपुट होगा तो इसका ये आउटपुट होना चाहिए। उसको जब ट्रेनिंग दी जा रही है, उसको जब लर्न कराया जा रहा है तो उसको सारी चीज़ें बताई जा रही कि ये इनपुट है तो ये इसका आउटपुट होगा। फिर बाद में उसको इवेल्युएट किया जाता है उस मॉडल को। फिर वो मॉडल बताता है, सपोज कोई रैंडम डाटा उसको दिया गया और फिर पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो उसने जो लर्निंग ली है ट्रेनिंग के टाइम, फिर वो उस लर्निंग के बेस पे बताएगा कि क्या इसका आउटपुट हो सकता है। इसको कहते हैं प्रेडिक्शन। नाउ in this article we will explore the key components of supervised learning, then the different types of supervised machine learning algorithms used and some practical examples of how it works। तो कुछ की कंपोनेंट्स देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग के, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स ये क्या होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि ये कैसे वर्क करता है। एक सिंपल सा जो है आप डायग्राम या पिक्चर देख सकते हैं ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग लेबल्ड डाटा एंड प्री प्रोसेस टू प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड क्लासीफाई डाटा एक्यूरेटली। यहाँ पे मॉडल को ट्रेन किया जा रहा है किसकी मदद से? लेबल्ड डाटा की मदद से। मतलब इनपुट आउटपुट दोनों बता दिए गए उसको। फिर उस डाटा पे वो जो भी लर्न कर रहा है, उसको जो डाटा दिया गया उस पर वो एल्गोरिदम जो भी प्री प्रोसेसिंग करेगा, उस पर जो भी अपने पैटर्न्स को समझेगा या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है डिफरेंट डिफरेंट डाटा में, और वो उस लर्निंग के बेस पे फिर आउटकम अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करेगा एंड क्लासीफाई डाटा एक्यूरेटली। जैसे देखो, इनपुट रॉ डाटा है सपोज, लेबल्ड डाटा मतलब ये डाटा उसको दे दिया गया है अबाउट 3 एनिमल्स और उनमें लेबल कर दिया गया है। लेबल्स क्या है कि ऐसा दिखने वाला जो एनिमल होगा उसका आउटपुट क्या होगा, उसको काउ कहते हैं। लेबल्स मतलब आउटपुट। ऐसे फीचर्स का कोई एनिमल है तो उसका आउटपुट मतलब लेबल क्या रहेगा? एलिफेंट। और इस तरीके से जो एनिमल दिख रहा है उसको कैमल कहते हैं। तो एल्गोरिदम को ये डाटा दिया गया और सिखा दिया गया कि ये इनपुट रहेगा और ये लेबल्स है इसके मतलब आउटपुट। अब इस पे ये अपना जो भी लर्न करेगा क्या पैटर्न्स हैं कि एलिफेंट कैसा दिखता है या काऊ कैसे, कैमल कैसे, वो फीचर्स या बाकी चीज़ें जो है उस पर प्री प्रोसेसिंग करके उसको पूरा जो है समझ लेता है उस डाटा को। एंड देन आफ्टर लर्निंग उसको समझ में आ गया कि जो है काऊ ऐसे इस वाले फीचर्स को काऊ कहते हैं, इसको एलिफेंट और इसको कैमल। लर्निंग के बाद उसको फिर एक रैंडम पिक्चर दी जाएगी सपोज 3 एनिमल्स की। अब मशीन बताएगी जो भी उसने लर्न किया उसके बेसिस पे कि ये एलिफेंट है, ये कैमल है और काउ है। दैट मीन्स इसने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, सो नाउ द मॉडल इज वर्किंग फाइन। इसी तरीके से वर्क करेगा कि पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर मॉडल से पूछा जाएगा कि भाई क्या आउटपुट होगा, और ये जो डाटा दिया जा रहा है ना ये भी वही डाटा होगा जिसकी ट्रेनिंग उसे मिली है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स की ट्रेनिंग दे और डाटा हम फ्रूट्स का दे रहे हैं, नहीं, वो मॉडल बना ही एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हर एक मॉडल हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मॉडल होता है। दिस इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। नाउ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती क्या है, लेट्स सी दैट what is supervised machine learning। As we explained before, supervised learning is a type of machine learning where a model is trained on labeled data। एक मॉडल को लेबल्ड डाटा पे ट्रेन किया जाता है, मीनिंग ईच इनपुट इज पेयर्ड विद द करेक्ट आउटपुट। इनपुट आउटपुट को सही से पेयर किया जाता है, मतलब हर एक इनपुट का आउटपुट भी बता दिया जाता है उसको। आउटपुट मतलब लेबल, आउटपुट को ही लेबल कहते हैं, इनपुट को फीचर्स भी कहते हैं। द मॉडल लर्न्स बाय कंपेयरिंग इट्स प्रेडिक्शंस विद द एक्चुअल आंसर्स। फिर जब
जो भी एक्चुअल आंसर होते हैं और मशीन अपनी तरफ से जो प्रेडिक्ट करेगी, दोनों को कंपेयर किया जाता है कि क्या ये मशीन ने सही प्रेडिक्ट किया। इस तरीके से फिर उस मॉडल को इवेल्युएट किया जाता है। प्रोवाइडेड इन द ट्रेनिंग डाटा, वो प्रेडिक्शन किस बेसिस पे करा, जैसा उसको ट्रेनिंग डाटा मिला है उससे उसने जो कुछ सीखा उसके बेसिस पे फिर वो किसी अनसीन डाटा पे प्रेडिक्ट करता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। ओवर टाइम इट एडजस्ट इटसेल्फ टू मिनिमाइज एरर्स एंड इम्प्रूव एक्यूरेसी। विद टाइम वो क्या करता है, खुद को एडजस्ट करता है ताकि एरर्स मिनिमाइज हो सके और एक्यूरेसी इम्प्रूव हो सके। The goal of supervised learning is to make accurate predictions when given new unseen data. Supervised learning का मेन गोल यही रहता है कि predictions accurate हो सके किसी नए unseen data पे। फॉर एग्जाम्पल देखो, जो डाटा उसे पता है उस पर तो प्रेडिक्ट कर ही देगा, क्योंकि वो तो लर्निंग के टाइम उसने सीखा है, ट्रेनिंग के टाइम। लेकिन कोई अनसीन बिल्कुल नया टाइप का डाटा उसको मिल जाए, लेकिन डेफिनेटली वो डाटा उसी टाइप का होना चाहिए जिसकी ट्रेनिंग मिली है, फिर वो अपनी तरफ से प्रेडिक्ट करे तो कहेंगे कि हाँ ये मॉडल ने सीख लिया है, जो भी ट्रेनिंग लिया इट इज ट्रेन्ड वेल। फॉर एग्जाम्पल, if a model is trained to recognize handwritten digits, it will use what it learned to correctly identify new numbers it hasn't seen before. यदि handwritten digits पे उसको ट्रेनिंग मिली है और हैंड रिटन कुछ डिजिट लिख दिया और मशीन ने सही से प्रेडिक्ट कर दिया, दैट मीन्स वो मॉडल सही वर्क कर रहा है। सुपरवाइज लर्निंग कैन बी अप्लाइड इन वेरियस फॉर्म्स। सुपरवाइज लर्निंग को बहुत फॉर्म्स में अप्लाई किया जा सकता है, जैसे बेसिकली तो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं इन सुपरवाइज लर्निंग। So, supervised learning can be applied in various forms, including supervised learning classification and supervised learning regression, making it a crucial technique in the field of artificial intelligence and supervised data mining. अब देखो, a fundamental concept in supervised machine learning is learning a class from examples. This involves providing the model with examples. जितनी ज़्यादा उसको डेटा सेट दिया जाएगा अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स, तो उतनी ज़्यादा वो अच्छे से मॉडल ट्रेंड रहेगा, उतनी ज़्यादा लर्निंग अच्छी रहेगी उसकी। दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द मॉडल विद एग्जाम्पल्स वेयर द करेक्ट लेबल इज नोन। आउटपुट उसको बता दिया जा रहा है। नाउ सच एज लर्निंग टू क्लासीफाई इमेजेस ऑफ कैट्स एंड डॉग्स बाय बीइंग शोन लेबल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ। जैसे कैट्स या इमेज, कैट और डॉग की इमेज को वो यदि क्लासीफाई करना उसको सिखा दिया जाए कि ये कैट होती है, ये डॉग होती है, पहले तो बहुत सारी इमेजेस उसको दी जाती है कि ये कैट की इमेज है, ये डॉग की। फिर जब वो ट्रेनिंग ले लेता है, लर्निंग हो जाती है उस मॉडल की पूरी, फिर उसको इवेलुएट किया जाता है, उसको रैंडमली एक इमेज दिखाई जाएगी, डेफिनेटली वो कैट या डॉग में से ही होगी। फिर मॉडल बताएगा कि ये कैट है कि डॉग है। फाइन। सो पहले तो उसको पूरी लर्निंग में लेबल्स समेत बताया जा रहा है, लेबल्स मतलब आउटपुट के साथ, लेकिन इवेलुएट करते वक्त उसको इमेज दिखा दी, लेबल वो खुद बताएगा, मतलब आउटपुट खुद बताएगा फिर वो मॉडल। द मॉडल देन लर्न्स द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ईच क्लास एंड अप्लाइज दिस नॉलेज टू क्लासीफाई न्यू इमेजेस। वो जब उसको ट्रेनिंग के टाइम डाटा दिया गया है, तब वो मॉडल हर एक क्लास, क्लास मतलब इधर कैट्स और डॉग्स दो क्लासेस की बात हो रही है, इनके अलग अलग फीचर्स को वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ अलग अलग इमेजेस देखी कि अच्छा ऐसे दिखने वाले को कैट कहते हैं, इसको डॉग कहते हैं। फिर वो अपना कुछ लर्न कर लेता अंदर और इस नॉलेज को वो गैदर कर लेता और इसके बेसिस पे फिर वो नई इमेजेस को क्लासीफाई करता है। अब सुपरवाइज लर्निंग वर्क कैसे करती है? सो लेट्स सी दैट हाउ सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क्स। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स देखेंगे हम, कंप्लीट जो भी प्रोसेस है इसमें। सो वेयर सुपरवाइज मशीन लर्निंग कंसिस्ट ऑफ इनपुट फीचर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लेबल्स, द प्रोसेस वर्क्स थ्रू। अब इस पूरी प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स है वो हम देखेंगे। इनपुट को फीचर्स भी कहते हैं और आउटपुट को लेबल्स भी। हर एक इनपुट का कॉरस्पॉन्डिंग कोई आउटपुट है, दैट मीन्स जो भी इनपुट फीचर्स है उसका कॉरस्पॉन्डिंग लेबल है। सबसे पहले तो ट्रेनिंग के लिए एक डाटा लिया जाता है। द मॉडल इज प्रोवाइडेड विद अ ट्रेनिंग डाटा सेट दैट इंक्लूड्स, उस ट्रेनिंग के टाइम उसको इनपुट आउटपुट दोनों दिए जाते हैं। इनपुट डाटा जिसको फीचर्स भी कहते हैं, और उस इनपुट का कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट डाटा रहेगा वो भी उसको बताया जाता है। आउटपुट डाटा को ही लेबल्स या टारगेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। So training data, the model is provided with a training data set that includes input data, features and corresponding output data, labels or target variables. Then है learning process.
ट्रेनिंग के लिए डाटा दे दिया, फिर वो मशीन लर्न करती है, अलग अलग पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करेगी, उन इमेजेस या जो भी डाटा उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स को लर्न करेगी. लर्निंग प्रोसेस, द एल्गोरिदम प्रोसेसेस द ट्रेनिंग डाटा, लर्निंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द आउटपुट लेबल्स. इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है, कैसे टाइप के इनपुट में क्या आउटपुट आ रहा है, वो सब इस पैटर्न को लर्न करेगी वो मॉडल कह लो या एल्गोरिदम. This is achieved by adjusting the model's parameters to minimize the difference between its predictions and the actual labels. मशीन क्या प्रेडिक्ट कर रही है और एक्चुअल में क्या आउटपुट है वो बिल्कुल मिलते जुलते होने चाहिए, या फिर एटलीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो कम से कम एक्सपेक्टेड वो गैप कम होना चाहिए, मतलब लगभग एक्चुअल के बराबर होना चाहिए. तो मॉडल्स के पैरामीटर्स को थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है ताकि ये डिफरेंस मिनिमाइज हो सके. बहुत डिफरेंस होगा प्रेडिक्शन में और एक्चुअल आउटपुट में तो फिर वो मॉडल सही नहीं है ना. तो उस डिफरेंस को कम करने की कोशिश की जाती है. और कैटेगोरिकल वैल्यूज है तो उसको एक्चुअल में बताना पड़ेगा यस या नो या 0 1 जो भी वैल्यूज हैं. बट न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो कम से कम इन दोनों के प्रेडिक्शन में, मतलब जो मशीन प्रेडिक्ट कर रही है और जो एक्चुअल आउटपुट है लेबल है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए. और वो अंतर कम करने के लिए मॉडल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको टाइम टू टाइम थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है ताकि मॉडल की परफॉर्मेंस को और बेहतर किया जा सके. तो पहला स्टेप हो गया ट्रेनिंग डाटा, देन लर्निंग प्रोसेस. फिर इसके बाद क्या होगा, आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ टेस्ट डाटा सेट. जब मॉडल को ट्रेन कर दिया गया तो फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है. उसके लिए जैसे ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग डाटा सेट था, टेस्टिंग के लिए टेस्ट डाटा सेट है. उसमें भी इनपुट आउटपुट है, लेकिन इधर मशीन को सिर्फ इनपुट दिया जाएगा. आउटपुट जो मेन आउटपुट है उसको जैसे आप समझ लीजिए कि उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखा गया. अब मशीन जो प्रेडिक्ट करेगी उस आउटपुट को लिया जाएगा और जो मेन उसका एक्चुअल आउटपुट है वो भी साथ में रहेगा और दोनों आउटपुट को फिर कंपेयर किया जाएगा. उससे पता चलेगा कि मशीन की परफॉर्मेंस क्या है. जितना जो मशीन का प्रेडिक्शन और एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल लेबल जो है वो जितने मैच करेंगे, जितने ज़्यादा, दैट मीन्स वो मॉडल उतना अच्छा है. और गलतियां बहुत सारी की है, दैट मीन्स वो मॉडल ठीक नहीं है. सो आफ्टर ट्रेनिंग द मॉडल इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ टेस्ट डाटा सेट to measure its accuracy and performance. Then the model's performance is, तो जो भी उसकी एक्यूरेसी या परफॉर्मेंस रही होगी, यदि उसमें थोड़ी कमी नज़र आ रही तो उसके मॉडल की परफॉर्मेंस को थोड़ा ऑप्टिमाइज किया जाता है. द मॉडल्स परफॉर्मेंस इज ऑप्टिमाइजिंग. कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, मतलब और बेहतर करने की कोशिश की जाती है. उसके कुछ पैरामीटर्स को एडजस्ट किया जाता है और कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ होता है इस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए. कौन सी टेक्निक्स होंगी, वो क्रॉस वैलिडेशन. और क्रॉस वैलिडेशन की मदद से बायस और वेरायंस को बैलेंस में करना पड़ता है. और जब बायस वेरायंस इन सबको बैलेंस में कर देते तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है. Then the model's performance is optimized by adjusting parameters and using techniques like cross validation to balance bias and variance. This ensures the model generalizes well to new unseen data. इसको फिर जनरलाइज किया जा सकता मॉडल को ताकि वो नए अनसीन डाटा पे प्रेडिक्शंस कर सके. अब समरी के तौर पे द पॉइंट्स देखें तो इन समरी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन लेबल्ड डाटा टू लर्न पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स. तो उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है लेबल्ड डाटा पे ताकि पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को वो लर्न कर सके, विच इट देन यूजेस टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑन न्यू डाटा. और फिर वो उसका यूज़ करके नए डाटा पे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करता है. लेट्स लर्न हाउ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन अ डाटा सेट to learn a mapping function between input and output, and then with the learned function is used to make predictions on new data. वो इनपुट आउटपुट की मैपिंग को खुद समझने की कोशिश करता है कि ऐसे इनपुट होने पर ये आउटपुट आ सकता है. तो वो एक पैटर्न को, एक रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करता है और उस लर्निंग पे बेस फिर वो नए प्रेडिक्शंस कर लेता है. सो देखो जैसे एल्गोरिदम है, इसको ट्रेनिंग दी गई, कुछ इनपुट डाटा दिया गया, उस पर फिर उसने एक लॉजिक बिल्ड किया, जो भी उसने समझा, कुछ नॉलेज गैदर की, वो लॉजिक अब फाइनल समझ लो कि मशीन लर्निंग मॉडल हो गया. अब इसको रैंडम इनपुट दिया जाएगा. इनपुट इसी टाइप का होगा जैसे इसको ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो अनसीन, मतलब अभी तक मशीन ने वो इनपुट देखा नहीं, वैसा कोई इनपुट दिया जाएगा. ये टेस्टिंग फेज चल रही है, ये ट्रेनिंग थी, तो टेस्टिंग में इनपुट दिया, आउटपुट अब मशीन बताएगी. मतलब ये लॉजिक अपना प्रोसेसिंग करेगा किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर, और किस बेस पे प्रोसेसिंग करेगा, जो भी इसने नॉलेज गैदर की है ट्रेनिंग के टाइम.
फिर वो खुद बताएगा कि आउटपुट क्या होना है। नाउ इन द इमेज अबव, मतलब जो प्रीवियस इमेज है उसमें दो फेजेस हैं, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में क्या है? Training phase involves feeding the algorithm labeled data where each data point is paired with its correct output. The algorithm learns to identify patterns and relationships between the input and output. इधर क्या हो रहा है, ट्रेनिंग फेज में लेबल्ड डाटा दिया जा रहा है एल्गोरिदम को, और हर एक डाटा पॉइंट की पेयरिंग किसके साथ है? उसके आउटपुट के साथ, मतलब लेबल्ड डाटा है। दी एल्गोरिदम फिर उसको लर्न करता है डिफरेंट पैटर्न और रिलेशनशिप्स को किसके बीच में, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब फिर टेस्टिंग फेज में क्या होता है? टेस्टिंग फेज इन्वॉल्व्स फीडिंग द एल्गोरिदम न्यू अनसीन डाटा दिया जाता है इसमें, एंड इवेल्युएटिंग इट्स एबिलिटी टू प्रेडिक्ट द करेक्ट आउटपुट बेस्ड ऑन द लर्न पैटर्न्स। फिर वो जो लर्न पैटर्न्स के बेस पे वो अब करेक्ट आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। यदि आउटपुट सही है तो कहेंगे मॉडल सही है, आउटपुट गलत प्रेडिक्ट किया दैट मीन्स मॉडल को अभी ट्रेनिंग की, फर्दर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मॉडल को इवेल्युएट किया जाता है टेस्टिंग फेज में। नाउ टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग इन मशीन लर्निंग, वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली टू टाइप्स की प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग कैन बी अप्लाइड टू टू मेन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, वेयर द आउटपुट इज अ, क्लासिफिकेशन में क्या होगा, आउटपुट एक कैटेगोरिकल वैल्यू है, एग्जाम्पल स्पैम वर्सेज नॉन स्पैम ईमेल्स, या फिर यस और नो। फाइन। रिग्रेशन में क्या होगा, वेयर द आउटपुट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, रिग्रेशन में आउटपुट एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, लाइक प्रेडिक्टिंग हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करना या स्टॉक प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना, कोई कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू यदि प्रेडिक्ट हो रही है तो वो रिग्रेशन प्रॉब्लम में आएगी। क्लासिफिकेशन मतलब कुछ कैटेगरीज, जैसे स्पैम है या नॉन स्पैम, यस या नो, ये बाइनरी वैल्यूज हो गई। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब आउटपुट में दो ही वैल्यूज हैं, बट समटाइम्स कैटेगरी 3 भी हो सकती है, 4 भी। तो क्लासिफिकेशन में कैटेगरीज होती है आउटपुट, और रिग्रेशन में जो आउटपुट होगा वो कोई कंटिन्यूअस वेरिएबल, कोई कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। एक ये डायग्राम से भी समझ आ रहा है, क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में डिफाइंड लेबल्स हैं, रिग्रेशन में लेबल्स डिफाइंड नहीं है। लेबल्स डिफाइंड का मतलब कोई पर्टिकुलर कोई कैटेगरी नहीं है, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज हैं। नाउ देखो, while training the model, data is usually split in the ratio 80:20, that is 80% as training data and the rest as testing data। जब डाटा को ट्रेनिंग के टाइम जो कंप्लीट जो डाटा सेट होता है उसको स्प्लिट कर लिया जाता है 80-20 के रेशियो में। 80% डाटा यूज होगा ट्रेनिंग के लिए, जिसको कि ट्रेनिंग डाटा कहा गया है, और बाकी का 20% टेस्टिंग के लिए यूज होता है, इसलिए उस डाटा को टेस्टिंग डाटा कहेंगे। इन ट्रेनिंग डाटा वी फीड इनपुट एज वेल एज आउटपुट फॉर 80% ऑफ डाटा। 80% जो डाटा सेट है फॉर ट्रेनिंग वो पूरा का पूरा मशीन को दे दिया जाता है, इनपुट आउटपुट समेत, दोनों इनपुट एंड आउटपुट। लेकिन टेस्टिंग के फेज में जो 20% टेस्टिंग डाटा है उसमें मॉडल को सिर्फ और सिर्फ इनपुट दिया जाता है, और आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट तो पता ही है, उसमें ऑलरेडी मैंशनड है। अब मशीन क्या प्रेडिक्ट करेगी वो देखा जाता है, और फिर उसको एक्चुअल आउटकम जो थे, एक्चुअल आउटपुट, उससे कंपेयर किया जाएगा। तो दोनों को कंपेयर करके फिर ये बताया जाता है कि मशीन की क्या परफॉर्मेंस रही ओवरऑल, उसने कितने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस किए, कितने गलत किए, तो उससे पता चल जाता है कि मॉडल की परफॉर्मेंस क्या है। द मॉडल लर्न्स फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा ओनली, लेकिन मॉडल की जो लर्निंग हो रही है तो वो ट्रेनिंग डाटा से, टेस्टिंग डाटा से तो उसको सिर्फ इवेल्युएट किया जा रहा है। और हम बहुत सारे सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स की बात करेंगे आगे। वी यूज डिफरेंट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट सेक्शन, आगे अगले सेक्शन में हम देखेंगे डिटेल में। So we use different supervised learning algorithms to build our model. Let's first understand the classification and regression data through the table below. क्लासिफिकेशन रिग्रेशन डाटा होता क्या, सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। ये क्लासिफिकेशन है, ये रिग्रेशन है। तो यदि ये आउटपुट है, सपोज इसमें इस टेबल में ये आउटपुट है और इधर ये विंड की स्पीड आउटपुट है, तो जब आउटपुट कोई कैटेगरिकल वैल्यू होती है, जैसे यहाँ सिर्फ दो वैल्यूज है 0 1, ठीक है, तो दो कैटेगरी हो गई एक तरीके से, तो ये क्लासिफिकेशन में आएगा, और इसका आउटपुट न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो कि कंटिन्यूअस है, तो ये आ जाएगा रिग्रेशन के अंदर। जब भी आउटपुट जो है वो कैटेगरीज में है, कुछ लिमिटेड वैल्यूज हैं या लिमिटेड कैटेगरीज हैं, तो उसको क्या कहेंगे,
क्लासिफिकेशन, और यदि कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं तो वो रिग्रेशन में आएगी। तो देखो जैसे ये क्लासिफिकेशन है, तो ये यूज़र आईडी को सपोज अभी रहने देते, जेंडर एज और सैलरी को ले लिया इनपुट के तौर पे, और इन्हीं को हम फीचर्स कहेंगे, और ये आउटपुट है, इसी को कहेंगे लेबल। और रिग्रेशन में सेम वही, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन को इनपुट ले लिया, इनके बेस पे हम बताएंगे कि विंड डायरेक्शन है ये, विंड, फिर विंड स्पीड इधर है, ये आउटपुट है, ये आउटकम बताना कि विंड की क्या स्पीड होगी। तो फिर नया ट्रेनिंग के बाद हम नया कुछ नई एंट्रीज देंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और विंड डायरेक्शन की। फिर उसको पूछेंगे कि विंड की स्पीड क्या होगी, तो अब मशीन प्रेडिक्ट करेगी। फाइन। तो कैटेगोरिकल वैल्यूज के लिए क्लासिफिकेशन है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए रिग्रेशन है। सो इस फिगर को एक्सप्लेन करते, बोथ दी अबव फिगर्स हैव लेबल्ड डाटा सेट एज फॉलोज। फिगर ए में क्या है, फिगर बी में क्या है, सो लेट्स सी फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए, इट इज अ डाटा सेट ऑफ अ शॉपिंग स्टोर दैट इज हेल्पफुल इन प्रेडिक्टिंग whether a customer will purchase a particular product under consideration or not based on his or her gender, age and salary। इन तीन के बेसिस पे हम बताएंगे कि कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं। पहला जो डाटा सेट है वो किसी शॉपिंग स्टोर पे, स्टोर का गैदर किया हुआ है। तो सपोज, मतलब रैंडम भी कह सकते हैं, ठीक है, रैंडमली मान लो कि एक शॉपिंग स्टोर का डाटा, इसमें इनपुट के तौर पे जेंडर, एज और सैलरी को लिया गया है। इनके बेस पे ये बताएगा कि कस्टमर परचेज करेगा या नहीं। तो इनपुट में क्या, कौन से फीचर्स आ रहे हैं, जेंडर, एज एंड सैलरी। आउटपुट लेबल, उसका नाम क्या है, परचेज। यदि जीरो है कि नहीं परचेज करना है, वन इज परचेज। वन मीन्स यस द कस्टमर विल परचेज, ये हो गया आउटपुट। जीरो का मतलब है, जीरो मीन्स दैट द कस्टमर वोंट परचेज इट। फिर है फिगर बी, इट इज अ मीटियोरोलॉजिकल डाटा सेट दैट सर्व्स द पर्पज ऑफ प्रेडिक्टिंग। ये विंड स्पीड को प्रेडिक्ट करने का डाटा है बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इनपुट में क्या क्या है, जैसे ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, इसमें कुछ दिए गए, जैसे ड्यू पॉइंट यहाँ नहीं मेंशन है, डजेंट मैटर, बाकी के ले लो फीचर्स को एज एन इनपुट। एंड आउटपुट में आ जाएगा विंड स्पीड, जिसको लेबल कहेंगे। फाइन। तो ये फिगर बी में ये है रिग्रेशन, फिगर ए कैटेगोरिकल, इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई, ये रिग्रेशन। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो पहला है फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग। इट यूटिलाइजेस सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम्स टू on historical transaction data, training models with labeled data sets of legitimate and fraudulent transactions to accurately predict fraud patterns। तो फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो लेजिटिमेट मतलब रियल ट्रांजेक्शन है, या फ्रॉडुलेंट मतलब एक सही ट्रांजेक्शन होगा, एक गलत ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो लेजिटिमेट और फ्रॉडुलेंट कहा गया इसमें। तो वो ट्रेनिंग डाटा के टाइम फ्रॉड के पैटर्न्स को समझ जाएगा, और फिर नया जो ट्रांजेक्शन एज एन इनपुट दिया जाएगा तो उसमें बता देगा कि इसमें फ्रॉड के चांसेस है या नहीं, या कोई फ्रॉड पैटर्न तो नहीं है। तो फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग। फिर पार्किंसन डिजीज प्रेडिक्शन। पार्किंसंस डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स। तो ये पार्किंसन डिजीज के प्रेडिक्शन में यूज होता है। कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन में यूजेस सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स टू एनालाइज हिस्टोरिकल कस्टमर डाटा को एनालाइज करना। फिर आइडेंटिफाइंग फीचर्स एसोसिएटेड विद चर्न रेट्स टू प्रिडिक्ट कस्टमर रिटेंशन इफेक्टिवली। देन है कैंसर सेल की क्लासिफिकेशन में कि कोई सेल कैंसरस है या बिनाइन है। बिनाइन मतलब ठीक, मैलिग्नेंट मतलब खराब। तो कैंसरस या नॉन कैंसरस भी कह सकते हैं, बट यहाँ जो वर्ड है एज एन आउटपुट वो मैलिग्नेंट और बिनाइन है। बिनाइन मतलब अच्छा सेल, मैलिग्नेंट मतलब खराब सेल, मतलब वो कैंसरस सेल है मैलिग्नेंट जो है। कैंसर सेल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इट इम्प्लीमेंट सुपरवाइज लर्निंग फॉर कैंसर सेल्स based on their patterns and identifying them if they are malignant or benign. Stock price prediction applies supervised learning to predict a signal that indicates whether buying a particular stock will be helpful or not. उस स्टॉक प्रेडिक्शन की, इसको इस स्टॉक को बाई करना ठीक रहेगा, यानी पहले ही प्रेडिक्ट कर देता है तो थोड़ी हेल्प रहती है इसमें।
जो भी इन्वेस्ट करने में या जो भी स्टॉक से रिलेटेड जो है उसमें दे आर इन्वेस्टिंग। सो अब फिर से इनको देखें तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की एक लिस्ट के तौर पे मैं रीड कर देती हूँ। तो फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, पार्किंसन डिजीज प्रेडिक्शन, कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, कैंसर सेल क्लासिफिकेशन एंड स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। नाउ सुपरवाइज्ड machine learning algorithms. Supervised learning can be further divided into several different types, each with its own unique characteristics and applications. Here are some of the most common types of supervised learning algorithms. कुछ कॉमन टाइप्स की बात करें तो लीनियर रिग्रेशन हो गया, देन देर इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर डिसीजन ट्रीज है, रैंडम फॉरेस्ट है, देन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स SVM, देन के नियरेस्ट नेबर्स KNN, देन देर इज ग्रेडियंट बूस्टिंग एंड नाइव बेस एल्गोरिथम। बेसिकली तो यही देखेंगे सारे। सो लीनियर रिग्रेशन में क्या है? Linear regression is a type of supervised learning regression algorithm that is used to predict a continuous output value. कहीं पे भी आउटपुट कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसको यदि प्रेडिक्ट करना तो वो किसकी मदद से होगा? कौन सा एल्गोरिदम यूज होगा? रिग्रेशन एल्गोरिदम। लीनियर रिग्रेशन और ऐसी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का भी यूज होता है। फिलहाल लीनियर की बात करें, इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम्स इन सुपरवाइज्ड लर्निंग। बहुत ही सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम है ये। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखो, लीनियर तो किसके लिए यूज हो रहा था? लीनियर था कंटिन्यूअस आउटपुट के लिए, मतलब कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू यदि है आउटपुट में देन। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम दैट इज यूज टू प्रेडिक्ट, इधर जो आउटपुट है वो कोई बाइनरी वेरिएबल है, ठीक है, तो उसके लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज हो रहा है। डिसीजन ट्रीज में डिसीजन ट्री इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये डेफिनेटली ट्री जैसा ही स्ट्रक्चर है, यूज टू मॉडल डिसीजंस एंड देयर पॉसिबल कंसिक्वेंसेस। ये डिसीजंस और उसके क्या कंसिक्वेंस रहेंगे उसको डिपिक्ट कर रहा होता है। ईच इंटरनल नोड इन द ट्री represents a decision while each leaf node represents a possible outcome. जो भी इंटरनल नोड्स है वो तो डिसीजन हो गए और लीफ नोड्स वो हो गए आउटकम। सपोज ये ट्री है, सपोज, ठीक है, एक रैंडम एक नॉर्मल जैसे डाटा स्ट्रक्चर में हम ट्री ड्रॉ करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर। सपोज ये ट्री, जरूरी नहीं है कि वो बाइनरी ट्री हो, कुछ और ट्री भी हो सकती है, बट मैं रैंडमली एक ट्री सपोज आई एम ड्रॉइंग। सपोज ऐसा कुछ है कि ये लीफ नोड्स हो गए, ठीक है, तो ये जो लीफ नोड्स है ये तो है आउटकम, कंसिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट रहेगा। और ये जो इंटरनल नोड्स है ये सब क्या कहलाएंगे? दीज आर, ये डिसीजन नोड्स कहलाएंगे, ये किसी डिसीजन को होल्ड कर रहे होते हैं। अब ये हो गई डिसीजन ट्रीज। रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है? डिसीजन ट्रीज के कॉम्बिनेशन को रैंडम फॉरेस्ट कहते हैं। हम एक डिसीजन ट्री पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे। सपोज 3 डिसीजन ट्रीज है तो तीनों के आउटकम को कंपेयर किया जाएगा और जो बेस्ट प्रेडिक्शन हो सकेगा वो फिर सही माना जाएगा आउटपुट। तो इधर एक ही ट्री नहीं, यहाँ ग्रुप ऑफ ट्रीज काम कर रहे होते हैं। और कौन सी ट्रीज होंगी? डिसीजन ट्रीज। रैंडम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वैसे भी जनरल फॉरेस्ट भी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज ही तो होता है। तो रैंडम फॉरेस्ट लेकिन कौन से किसके कॉम्बिनेशन होंगे? कौन से ट्रीज के? डिसीजन ट्रीज के। रैंडम फॉरेस्ट अगेन आर मेड अप ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्रीज दैट वर्क टुगेदर टू मेक प्रेडिक्शंस। इन डिसीजन ट्रीज के इंडिविजुअल जो भी डिसीजंस होंगे फिर उन प्रेडिक्शंस को, डिसीजन नहीं, जो भी आउटकम होगा प्रेडिक्शन, उसको उनमें से फिर कंपेयर करके बेस्ट को लिया जाता है। ईच ट्री इन द फॉरेस्ट इज ट्रेन्ड ऑन अ डिफरेंट सबसेट ऑफ द इनपुट फीचर्स एंड डाटा। सेम ही टाइप के डाटा की उसको ट्रेनिंग में दी जाती है लेकिन डिफरेंट सेट रहता है, वो डाटा सेट डिफरेंट रहेगा। और तो अलग अलग ट्रेंड हो गए वो फिर कैसा आउटकम देंगे? तो मोर देन वन डिसीजन ट्रीज जो जितनी भी होंगी उसमें उनके आउटपुट को, प्रेडिक्शंस को कंबाइन करके फिर जो भी कंपैरिजन किया जाता है और जो बेस्ट रहेगा वो आउटकम ले लिया जाता है। द फाइनल प्रेडिक्शन is made by aggregating the predictions of all the trees in the forest. सारे ट्रीज के predictions को कंबाइन करके फिर फाइनल प्रेडिक्शन लिया जाता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM में क्या हो रहा है? The SVM algorithm creates a hyperplane to segregate n-dimensional space into classes and identify the correct category of new data points. SVM algorithm hyperplane create करता है ताकि n-dimensional space को डिवाइड कर सके क्लासेस में और करेक्ट कैटेगरी ऑफ न्यू डाटा पॉइंट्स वो आइडेंटिफाई कर सके।
द एक्सट्रीम केसेस दैट हेल्प क्रिएट द हाइपर प्लेन, जो हाइपर प्लेन को मतलब क्रिएट करने में मदद करते हैं उन्हीं को सपोर्ट वेक्टर्स कहा जाता है, इसीलिए इस एल्गोरिदम का नाम सपोर्ट वेक्टर मशीन है। देन कम्स के नियरेस्ट नेबर्स। तो देखो सपोर्ट वेक्टर मशीन में मेन कॉन्सेप्ट है हाइपर प्लेन, और इंडिविजुअली इस हर एल्गोरिदम पे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। फिलहाल इनको एक जगह पे तीन तीन चार चार लाइन हम सबकी देख रहे हैं। केएनएन है के नियरेस्ट नेबर्स। केएनएन यहाँ के की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, इस पे बेस होता है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। तो ऑप्टिमम मतलब के की सूटेबल वैल्यू होनी चाहिए। केएनएन वर्क्स बाय फाइंडिंग के ट्रेनिंग एग्जांपल्स closest to a given input and then predicts the class or value based on the majority class or average value of these neighbors. The performance of KNN can be influenced by the choice of K and the distance metric used to measure proximity. तो ये K को केयरफुली जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब K की वैल्यू को ही थोड़ा सा एडजस्ट किया जाता है, तो उस पर परफॉर्मेंस K की ही प्रॉपर वैल्यू पे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। सो ये हो गया के नियरेस्ट नेबर केएनएन। ग्रेडियंट बूस्टिंग जीबीबी कहते हैं इसको। सो ग्रेडियंट बूस्टिंग कंबाइंस वीक लर्नर्स लाइक डिसीजन ट्रीज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मॉडल। यहाँ में पे डिसीजन ट्रीज को वीक लर्नर्स की तरह ही कंसिडर किया गया कि बहुत सारे डिसीजन ट्रीज मिलके फिर एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बना रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सपोज जो भी मॉडल बना फिर उसको उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जा रहा है, उसकी जो भी परफॉर्मेंस रही है उसके एरर्स को रिमूव करके फिर उसको फर्दर और अच्छा किया जा रहा है। सो इट इटरेटिवली बिल्ड्स न्यू मॉडल्स दैट करेक्ट एरर्स मेड बाय प्रीवियस वन, मतलब परफॉर्मेंस को बूस्ट किया जा रहा है। नाइव बेस एल्गोरिदम, जिसको एनबीबी कहेंगे, नाइव बेस एल्गोरिदम। द नाइव बेस एल्गोरिदम इज अ सुपरवाइज्ड machine learning algorithm based on applying Bayes' theorem with the naive assumption that features are independent of each other given the class label। इसमें क्या एजम्पशन लेके चला जाता है कि फीचर्स इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर क्लास के लेबल को यदि हम कंसिडर करें। बाकी बहुत डिटेल में भी मत जाइए। और यहाँ किसका इस्तेमाल होता है, बेस थ्योरम का, मतलब एक थ्योरम का यूज हो रहा है बेस थ्योरम का, और एजम्पशन का यूज हो रहा है। एजम्पशन क्या है, दैट फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर गिवन द क्लास लेवल। बाकी इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हर एक एल्गोरिदम को। तो हमने क्या क्या देखा मेन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम एंड के नियरेस्ट नेबर्स केएनएन, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, नाइव बेस एल्गोरिदम है। अब इनकी समरी देख लेते हैं। लेट्स समराइज दी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इन टेबल। तो ये रहा एल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन, फिर ये कैसा प्रॉब्लम्स को मतलब किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, तो रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन, फिर इसका पर्पस क्या है, मेथड क्या है, और क्या क्या यूज केसेस हैं। सो लीनियर रिग्रेशन किसके लिए यूज हो रहा है, रिग्रेशन के लिए। पर्पस क्या है, कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यूज प्रेडिक्ट करने में, प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस आउटपुट वैल्यूज। इसका मेथड क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन मिनिमाइजिंग सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स। इसमें लीनियर इक्वेशन पे फोकस रहता है और कोशिश रहती है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिड्यूल्स को मिनिमाइज किया जा सके। ये सब चीज़ें हम जब डिटेल में इस एल्गोरिदम को पढ़ेंगे ये सब समझ में आ जाएगा। यूज केसेस मतलब प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यूज, जहाँ भी आउटपुट में कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रेडिक्ट करनी है तो इस एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं लीनियर रिग्रेशन। नाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये किसके लिए है, क्लासिफिकेशन के लिए। बेसिकली दो आउटपुट वैल्यूज होनी चाहिए उसको प्रेडिक्ट करने के लिए। तो दो आउटपुट वैल्यू होती है, मतलब जहाँ आउटपुट दो आउट ऑफ टू वैल्यूज ही रहेगा तो वैसे को बाइनरी आउटपुट कहा जाता है। जैसे 0 या 1 होगा, यस या नो, या स्पैम या नॉन स्पैम, दो ही वैल्यूज हो गई ना आउटपुट में, तो बाइनरी आउटपुट हो गया। सो टू प्रेडिक्ट बाइनरी आउटपुट वेरिएबल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज होता है। मेथड की बात करें तो लॉजिस्टिक फंक्शन का यूज होता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करके लॉजिस्टिक रिलेशनशिप देखी जाती है, लॉजिस्टिक फंक्शन का यूज होता है इसमें। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क में इसका यूज होता है, मतलब जहाँ आउटपुट सिर्फ दो ही वेरिएबल्स में से बताना है, दो ही आउटपुट हो सकते हैं। डिसीजन ट्रीज को दोनों रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें डिसीजंस और आउटकम्स की मॉडलिंग की जाती है, उनको मॉडल किया जाता है। मॉडल डिसीजंस एंड आउटकम्स, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंटरनल नोड्स डिसीजंस होते हैं, लीफ नोड्स आउटकम्स। ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद डिसीजंस एंड आउटकम्स। और यूज केसेस की बात करें तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क दोनों में यूज होता है इसका। देन कम्स रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट का यूज भी दोनों के लिए होता है।
इम्प्रूव, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की परफॉर्मेंस या एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। रैंडम फॉरेस्ट इम्प्रूव क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एक्यूरेसी। यहाँ पे मेथड की बात करें तो इट कंबाइंस मल्टीपल डिसीजन ट्रीज, सो कंबाइनिंग मल्टीपल डिसीजन ट्रीज। और यहाँ यूज केसेस की बात करें तो रेड्यूसिंग ओवरफिटिंग, इम्प्रूविंग प्रेडिक्शन एक्यूरेसी। यहाँ पे कोशिश की जाती है कि ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को रेड्यूस किया जाए और प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को बढ़ाया जाए। और बेसिकली ये किसके क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों टास्क में इसका यूज होता है। सो यूज केसेस में ये सेम पॉइंट आएगा जो यहाँ लिखा है, और बाकी ये जो पॉइंट है ये इसके मेथड में ही आएगा यहाँ पे कि मेथड क्या यूज है। ये पूरा जो भी लिखा है ना ये भी इसके मेथड में, मतलब इसी कॉलम में। और लास्ट कॉलम में तो यूज केसेस है, तो यूज केसेस में आएगा बोथ फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। फिर एसवीएम है सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसका भी दोनों में यूज होता है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। यहाँ हाइपरप्लेन क्रिएट की जाती है, क्रिएट हाइपरप्लेन फॉर क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज। और मेथड क्या है, मैक्सिमाइजिंग मार्जिन बिटवीन क्लासेस और प्रेडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यूज। मार्जिन मैक्सिमाइज किया जाता है क्लासेस के बीच में, इधर हाइपरप्लेन का यूज होता है। और यूज केसेस में क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। देन केएनएन है, के नियरेस्ट नेबर, इसका यूज भी दोनों के लिए होता है फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। प्रेडिक्ट क्लास और वैल्यूज बेस्ड ऑन के क्लोजेस्ट नेबर्स, इस पे बेस वो प्रेडिक्ट करेगा। यहाँ के की वैल्यू को फाइंड किया जाता है, फाइंडिंग के क्लोजेस्ट नेबर्स एंड प्रेडिक्टिंग बेस्ड ऑन मेजॉरिटी और एवरेज। फिर ये क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क के लिए यूज होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू केएनएन की, ये नॉइजी डाटा पे बहुत सेंसिटिव है। मतलब डाटा ज़रा भी इधर उधर होगा तो ये आउटपुट बिल्कुल जो है अलग दे देगा। तो डाटा क्लीन होना चाहिए, सही डाटा होना चाहिए। नॉइजी डाटा मतलब खराब डाटा को कहा गया। ऐसा नहीं कि वो खटर पटर करा, कोई आवाज़ करा, आवाज़ नहीं कर रहा, वो डाटा क्लीन नहीं है, अच्छे से प्री प्रोसेस नहीं है, वैसे डाटा को नॉइजी डाटा कहते हैं। फालतू का जो बहुत सारा डाटा होता है, मतलब वो डाटा रेलेवेंट नहीं है, थोड़ा फालतू का डाटा भी है उसमें। ग्रेडियंट बूस्टिंग में ये भी दोनों के लिए यूज होता है। इसमें वीक लर्नर्स को कंबाइन किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाने के लिए। कंबाइन वीक लर्नर्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मॉडल। यहाँ पे मेथड की बात करें तो इट इटरेटिवली करेक्टिंग एरर्स विद न्यू मॉडल्स। इटरेटिवली एरर्स करेक्ट हो रहे होते हैं। ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क में इसका यूज होता है ताकि प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को इंक्रीज किया जा सके। सो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क टू इम्प्रूव प्रेडिक्शन एक्यूरेसी। फिर नाइव बेस एल्गोरिदम है, एनबी, इसका यूज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में होता है टू प्रेडिक्ट क्लास बेस्ड ऑन फीचर इंडिपेंडेंस एजम्पशन। यहाँ किस एजम्पशन का यूज होता है कि फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेबल्स। बेस थ्योरम का यूज होता है विद बेस थ्योरम को किसके साथ कंबाइन किया गया है, कौन से एजम्पशन के साथ, फीचर इंडिपेंडेंस के। तो यहाँ पे ये मेथड यूज हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या स्पैम फिल्टरिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस या मेडिकल डायग्नोसिस। इधर लिख दो मेडिकल डायग्नोसिस। डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिजीज डायग्नोसिस में मेडिकल फील्ड में इसका यूज होता है। सो कैटेगरीज ज़रूरी नहीं कि बाइनरी ही हो, डिफरेंट कैटेगरीज, 3-4 कैटेगरीज भी हो सकती है एज एन आउटपुट। बेसिकली जब किसी कैटेगरीज को प्रेडिक्ट करना होता है एज एन आउटपुट तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स कहलाती हैं, तो उसके लिए यूज होता है नाइव बेस। क्लासिफिकेशन का और एक था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, देखिए यहाँ पे ये रहा क्लासिफिकेशन। लेकिन ये कैसे क्लासिफिकेशन करता है, जहाँ आउटपुट कोई बाइनरी वेरिएबल है, मतलब आउट ऑफ 2 वैल्यूज ही है, वहाँ लॉजिस्टिक हो जाएगा। बाकी में नाइव बेस का यूज हो सकता है। सो ये इतने एल्गोरिदम हो गए। मैं फिर से नेम दिखा दूँ, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, केएनएन, ग्रेडियंट बूस्टिंग, नाइव बेस। नाउ these types of supervised learning in machine learning vary based on the problem you are trying to solve and the data set you are working with। तो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए और अलग अलग डाटा सेट के लिए अलग अलग एल्गोरिदम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ जो जिस प्रॉब्लम में जो सूटेबल रहेगा उसको यूज कर लेंगे। इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स द टास्क इज टू असाइन इनपुट्स टू प्री डिफाइंड क्लासेस। क्लासिफिकेशन में प्री डिफाइंड जो कैटेगरीज या क्लासेस है वो एज एन आउटपुट आएगा। और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में, while regression problems involve predicting numerical outcomes, यहाँ जो है numerical outcome as an output काम करेगा। अब ट्रेनिंग अ सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल, इसके की स्टेप्स देखते हैं कि एक सुपरवाइज्ड मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाता है, पूरी प्रोसेस क्या है। सो द गोल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग इज टू जनरलाइज वेल टू अनसीन डाटा। गोल क्या रहता है
कि अनसीन डाटा पे वो मॉडल को कैसे जनरलाइज किया जा सकता है, अनसीन डाटा को वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा। ट्रेनिंग अ मॉडल फॉर सुपरवाइज लर्निंग इन्वॉल्व सेवरल क्रूशियल स्टेप्स। बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व रहती है। ईच डिजाइंड टू प्रिपेयर द मॉडल टू मेक एक्यूरेट प्रिडिक्शंस और डिसीजंस बेस्ड ऑन लेबल्ड डाटा। हर एक को डिज़ाइन किया गया है ताकि वो एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर सके या डिसीजंस ले सके, किस बेस पे, जो भी उसने लर्न किया है ट्रेनिंग के टाइम पे यूजिंग लेबल्ड डाटा। बिलो आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग अ मॉडल फॉर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सो किसी मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है मशीन लर्निंग में, लेट्स सी दैट। सबसे पहले तो डाटा चाहिए। डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डाटा को प्री प्रोसेस किया जाता है ताकि उसे नॉइजलेस बनाया जा सके, क्लीन किया जा सके। सो फर्स्ट स्टेप इज डाटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग। और वो डाटा सेट कैसा होना चाहिए? लेबल्ड, इनपुट आउटपुट दोनों मेंशन्ड होने चाहिए। गैदर अ लेबल्ड डाटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट फीचर्स एंड टारगेट आउटपुट लेबल्स। उस डाटा को क्लीन किया जाता है। क्लीन द डाटा, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, कोई वैल्यूज मिसिंग है उसको हैंडल किया जाता है। फीचर्स को, मतलब कॉलम्स को, उसको स्केल किया जाता है एंड स्केल फीचर्स एज नीडेड। यदि रिक्वायरमेंट है स्केलिंग की तो वो किया जाता है टू एंश्योर, ताकि डाटा हाई क्वालिटी हो जाए। नीडेड टू एंश्योर हाई क्वालिटी फॉर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स। जितना अच्छा डाटा एज एन इनपुट देंगे उतना अच्छा आउटपुट वो प्रेडिक्ट करेगा। सेकेंड स्टेप होती है स्प्लिटिंग द डाटा। इसके बाद डाटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में स्प्लिट किया जाता है और ये रेशियो कितना होता है? 80:20 का। 80% ट्रेनिंग सेट के लिए यूज होता है, 20% टेस्टिंग के लिए। सो डिवाइड द डाटा इंटू ट्रेनिंग सेट 80% एंड दी टेस्ट सेट 20%। फिर चूजिंग द मॉडल, फिर करेक्ट मॉडल को चूज किया जाता है। Select appropriate algorithms based on the problem type. This step is crucial for effective supervised learning in AI. फिर appropriate algorithm को select किया जाता है जो भी उस problem के लिए suitable रहेगा। फिर उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन मतलब वो डाटा दे के फिर वो पैटर्न वगैरह वो खुद आइडेंटिफाई करता है, वो नॉलेज गैदर करता है उस डाटा से। सो फीड द मॉडल इनपुट डाटा एंड आउटपुट लेबल्स। उसको लेबल्ड डाटा दे दिया जाता है मॉडल को, और वो फिर लर्न करता है कि क्या क्या पैटर्न है इनपुट आउटपुट में, क्या मैचिंग हो रही है, मतलब कैसे टाइप का इनपुट क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है। अलाउिंग इट टू लर्न पैटर्न्स बाय एडजस्टिंग इंटरनल पैरामीटर्स। अपने इंटरनल पैरामीटर्स को वो एडजस्ट करके इन पैटर्न्स को अच्छे से लर्न करता है और अपनी परफॉर्मेंस को सही करता है। सो ट्रेनिंग द मॉडल, फीड द मॉडल इनपुट डाटा एंड आउटपुट लेबल्स, allowing it to learn patterns by adjusting internal parameters। then है evaluating the model। फिर इन मॉडल को evaluate किया जाता है। test the trained model on the unseen test set and assess its performance using various metrics। उसकी परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है डिफरेंट मेट्रिक्स के ऊपर। अनसीन डाटा पे वो क्या प्रेडिक्शन देगा वो देखा जाता है। नाउ इसके बाद है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को कुछ ट्यून किया जाता है, उनको एडजस्ट किया जाता है और फिर परफॉर्मेंस ऐसे रिपीटेडली उसकी परफॉर्मेंस को एसेस किया जाता है कि कुछ बेहतर हुई क्या। और जैसे ही वो स्टेज आएगी कि हाँ अब ठीक है परफॉर्मेंस, उस स्टेज पे इस ट्यूनिंग पैरामीटर ट्यूनिंग प्रोसेस को रोक दिया जाता है एंड देन मॉडल को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको फिर से टेस्टिंग किया जाता है। फाइनल से उसका टेस्टिंग, फाइनल टेस्टिंग की जाती है, फिर फाइनली मॉडल को डिप्लॉय कर दिया जाता है। सो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग है adjust settings that control the training process, that is example learning rate, using techniques like। सो ट्यूनिंग के लिए कौन कौन सी, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए जो टेक्निक्स है वो कौन कौन सी होंगी? बेसिकली बहुत होती हैं बट कुछ की बात करें तो वो है ग्रिड सर्च एंड क्रॉस वैलिडेशन। नाउ फिर है फाइनल मॉडल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। इसमें क्या होगा? रीट्रेन द मॉडल ऑन द कंप्लीट डाटा सेट यूजिंग द बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स, टेस्टिंग इट्स परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट सेट टू एंश्योर रेडीनेस फॉर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, उसको टेस्ट किया जाता है दोबारा से ताकि उसको डिप्लॉय करने के लिए, मतलब रियल एनवायरनमेंट में उसको यूज़ किया जा सके, उसको जनरलाइज किया जा सके कि हाँ अब ये प्रेडिक्ट कर लेगा। फाइनली मॉडल को डिप्लॉय किया जाता है यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज कह लो, फ्रेमवर्क्स कह लो, यूजिंग स्ट्रीमलेट, और ये सब हम बाद में देखेंगे कैसे मॉडल डिप्लॉय होता है। मॉडल डिप्लॉयमेंट में डिप्लॉय द वैलिडेटेड मॉडल टू मेक प्रेडिक्शंस ऑन न्यू अनसीन डाटा। नए अनसीन डाटा पे वो प्रेडिक्शन कर लेगा। सो क्या हमने देखा? ट्रेनिंग अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में की स्टेप्स में डाटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग, फिर है स्प्लिटिंग द डाटा, फिर है चूजिंग द मॉडल, फिर है ट्रेनिंग द मॉडल एंड इवेल्युएटिंग द मॉडल, देन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग
फिर है फाइनल मॉडल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग एंड देन मॉडल डिप्लॉयमेंट. By following these steps, supervised learning models can be effectively trained to tackle various tasks from learning a class from examples to making predictions in real world applications. So वो अच्छे से लर्न भी करता है और फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग और इन सब के जरिए वो प्रेडिक्शन और बेहतर कर लेता है और फाइनली उसको डिप्लॉय किया जा सकता है प्रेडिक्शन करने के लिए फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग. एडवांटेजेस की बात करें तो द पावर ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग लाइज इन इट्स एबिलिटी टू एक्यूरेटली प्रेडिक्ट पैटर्न्स एंड मेक डाटा ड्राइवन डिसीजंस अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग है डेफिनेटली, मतलब यहाँ लेबल्स बता दिए जा रहे हैं. इट एक्सेल्स इन सुपरवाइज लर्निंग में थोड़ी एक्यूरेसी एक्सेल हो जाती है क्योंकि उसको सारी चीज़ें बता दी जा रही हैं. सो इट एक्सेल्स इन एक्यूरेसी प्रेडिक्टिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग डाटा ड्राइवन डिसीजंस. फिर लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा दिया जा रहा है, ये इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है. इट इज़ क्रूशियल फॉर एनेबलिंग सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स टू लर्न इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप्स इफेक्टिवली. वो उसकी रिलेशनशिप को, उस पैटर्न को समझता है कि इनपुट आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. फिर सुपरवाइज मशीन लर्निंग एनकम्पासेस टास्क सच एज, ये और क्या क्या टास्क कर पाता है, सुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन का भी एंड सुपरवाइज लर्निंग रिग्रेशन का भी. सो ये एडवांटेजेस हो गए. कुछ और एडवांटेजेस देखते हैं, वो हैं एप्लीकेशंस इंक्लूड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक इमेज रिकॉग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब उसको एनएलपी भी कहते हैं. सो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे कुछ एग्जांपल में है इमेज रिकॉग्निशन एंड एनएलपी. देन है एस्टेब्लिश्ड इवेल्युएशन मैट्रिक्स. ये इवेल्युएशन मैट्रिसेस को जो है परफॉर्मेंस एसेस करने के लिए इन मैट्रिक्स पे वर्क होता है. इनको एसेस किया जाता है क्या क्या, कि मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, प्रेसिशन क्या है, उसका रिकॉल क्या है, F1 स्कोर क्या है. तो ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी ही एक मैट्रिक्स है फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस, और भी फैक्टर्स है. दे आर प्रेसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर. दे आर एसेंशियल फॉर असेसिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल परफॉर्मेंस. Advantages of supervised learning include creating complex models for accurate predictions on new data. तो एडवांटेजेस की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स मॉडल्स क्रिएट किए जा सकते ताकि वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सके नए डाटा पे. सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर्स सब्सटेंशियल लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा, लेकिन हाँ यहाँ पे अच्छा लेबल ट्रेनिंग डाटा की रिक्वायरमेंट होती है और उसकी उतनी ही इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. और लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगी, डाटा कैसी क्वालिटी का है और वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया. सो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. नाउ लेट्स सी अ फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. तो बेनिफिट्स के अलावा इसके कुछ नोटेबल डिसएडवांटेजेस भी, जैसे यहाँ ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है. मॉडल्स कैन ओवरफिट ट्रेनिंग डाटा लीडिंग टू, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आने पे क्या होता है, पुअर परफॉर्मेंस हो जाती है न्यू डाटा पे, क्योंकि वो थोड़ी भी नॉइज होगी, थोड़ा भी डिस्टर्बेंस होगा उस नए डाटा में, तो वो उस पर रिजल्ट काफ़ी गड़बड़ दे देता है, काफ़ी अलग अलग प्रेडिक्शन कर देगा. ड्यू टू कैप्चरिंग नॉइज इन सुपरवाइज मशीन लर्निंग. फिर फीचर इंजीनियरिंग, क्या क्या फीचर्स लेने हैं हर फीचर लेना भी है या नहीं, इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स होते हैं डाटा में, तो डाटा सेट में, तो इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना, तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है और कुछ लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज चाहिए, वही लोग फीचर एक्सट्रैक्शन या फीचर इंजीनियरिंग अच्छे से कर पाते. ये डाटा प्री प्रोसेसिंग की स्टेप है इन सुपरवाइज लर्निंग. सो फीचर इंजीनियरिंग मतलब एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट फीचर्स इज क्रूशियल. इंपॉर्टेंट फीचर्स जो काम के फीचर्स हैं उनको लिया जाता है. That is crucial and can be time consuming and requires domain expertise in supervised learning applications. फिर बायसनेस के चांसेस रहते हैं मॉडल्स में, यदि डाटा ही बायस्ड है तो फिर वो ट्रेनिंग गलत हो जाएगी, आउटकम भी वो फिर गलत ही देगा. सो बायस इन द ट्रेनिंग डाटा में रिजल्ट इन अनफेयर प्रेडिक्शन हो जाता है, गलत प्रेडिक्शन हो जाता है. डिपेंडेंस ऑन लेबल्ड डाटा, इसकी डिपेंडेंसी है लेबल्ड डाटा पे और लेबल्ड डाटा समटाइम्स कॉस्टली होता है. सुपरवाइज्ड लर्निंग रिलाइज हैविली ऑन लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा, और जो जैसे स्टूडेंट्स या नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस के लिए जो मॉडल्स सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए जो डाटा सेट नेट पे अवेलेबल है वो तो डेफिनेटली वो बहुत कम डाटा रहता है, वो जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ है, वो फ्री ही मिल जाता है. बट रियल टाइम एप्लीकेशंस में जब सच में रियल टाइम डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो लेबल डाटा गैदर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कॉस्टली भी रहता है. So supervised learning relies heavily on labeled training data which can be costly and time consuming
टू obtain posing a challenge for supervised learning techniques. तो ये एक चैलेंज ज़रूर मिलता है सुपरवाइज लर्निंग को, ये डाटा लेना, लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा. अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. तो सुपरवाइज लर्निंग इज़ अ पावरफुल ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड लर्निंग अ क्लास फ्रॉम एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग. ये हम पढ़ ही चुके हैं. ये फिर प्रेडिक्शंस करता है बेस्ड ऑन लेबल्ड डाटा. The effectiveness of supervised machine learning lies in its ability to generalize from the ट्रेनिंग डाटा से वो कैसे फिर नए अनसीन डाटा पे उसको जनरलाइज किया जा सकता है मॉडल को, ताकि वो प्रेडिक्शंस दे सके, मेकिंग इट इनवैल्यूएबल फॉर अ वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस. कुछ एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे इमेज रिकॉग्निशन हो गया, एनएलपी हो गया, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग हो गई. Understanding the types of supervised learning algorithms and the dimensions of supervised machine learning is essential for. ये नॉलेज होना पूरी बहुत ज़रूरी है, तभी तो अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम को चूज कर पाएंगे टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एंड रिफाइन दीज सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक्स. डिफरेंट टाइप्स के सुपरवाइज लर्निंग को पहले उसकी जानकारी होना ज़रूरी है, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा. द इम्पैक्ट ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इन मशीन लर्निंग विल ओनली ग्रो. ये मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है. These algorithms are very much popular and used to solve various real-time problems, so playing a critical role in advancing AI-driven solutions. So ये हो गया इसका conclusion. फिर supervised machine learning से related कुछ frequently asked questions देखते हैं हम. पहला है how do supervised learning algorithms in machine learning work. ये वर्क कैसे करते हैं, तो वो हम देख ही चुके हैं कि यहाँ पे क्या फीड किया जाता है, लेबल्ड डाटा. फिर वो मशीन जो प्रेडिक्ट करेगी और एक्चुअल के आउटपुट उन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि मशीन क्या प्रेडिक्ट कर रही है. फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, सही नहीं है तो फिर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग या पैरामीटर्स को एडजस्ट किया जाता है. फिर उसकी परफॉर्मेंस को, मतलब ये प्रोसेस को रिपीट किया जाता है और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफिनेशन क्या है सुपरवाइज लर्निंग की. द डेफिनेशन ऑफ सुपरवाइज लर्निंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इनपुट आउटपुट पेयर्स टू टीच अ मॉडल. इनपुट आउटपुट दोनों बताए जाते हैं, एक मॉडल को उसको लर्न कराया जाता है, वेयर द मॉडल लर्न्स टू मैप इनपुट टू लेबल्स. मतलब वो एक मैपिंग खुद सीखता है कि इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है. नाउ कैन यू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग के क्या एग्जाम्पल्स है, लेट्स सी दैट. एग्जाम्पल्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इंक्लूड स्पैम डिटेक्शन इन ईमेल्स, फिर इमेज रिकॉग्निशन या प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस वेयर हिस्टोरिकल डाटा इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स. पास्ट के डाटा को लिया जाता है और ताकि फ्यूचर के इवेंट्स को प्रेडिक्ट किया जा सके. पास्ट डाटा इनपुट डाटा की तरह काम करता है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. द मेन टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इंक्लूड, उसमें आ जाएगा क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगराइजिंग डाटा इनटू क्लासेस. आउटपुट डाटा जो है उसको डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज किया गया, जैसे 0 या 1 ये दो आउटपुट हो गए, या मेल फीमेल, या 3 वैल्यू ले लेंगे तो एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिफरेंट कैटेगरीज में हमने बता दिया. और रिग्रेशन मतलब जब आउटपुट में कंटिन्यूस आउटकम्स होते, कंटिन्यूस वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं. सो क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स में इसका यूज होता है. हाउ इज सुपरवाइज लर्निंग अप्लाइड इन AI. Supervised learning is widely used in AI for tasks such as image classification में, NLP में and recommendation systems में. इसमें इसका यूज होता है. Now what are some popular supervised machine learning algorithms. कुछ popular algorithms की बात करें तो mostly जो used होते हैं वो decision trees हैं, support vector machines, SVM, K nearest neighbors, KNN, linear regression, ये ज़्यादातर यूज होते हैं. और इनमें भी मोस्ट फेमस डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड के नियरेस्ट नेबर, दे आर द मोस्ट फेमस वन, मोस्ट पॉपुलर वंस. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इन मशीन लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है मशीन लर्निंग में. सुपरवाइज लर्निंग इन मशीन लर्निंग इज क्रूशियल बिकॉज इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ मॉडल्स. सुपरवाइज लर्निंग इन मशीन लर्निंग इज क्रूशियल बिकॉज इट अलाउज फॉर क्रिएशन ऑफ मॉडल्स that can make accurate predictions based on historical data. historical data पे based ही accurate prediction कर पाता है, which is essential for applications जैसे कि spam detection, credit scoring and medical diagnosis. इसमें इसका यूज होता है. Now how do supervised learning techniques handle imbalanced data set को वो कैसे हैंडल करता है.
सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स कैन एड्रेस इम्बैलेंस डेटा सेट्स बाय यूजिंग, कुछ मेथड्स का यूज होता है जैसे रीसैम्पलिंग मेथड्स विच एडजस्ट दी डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन को वो एडजस्ट करता है, और एम्प्लॉइंग या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम्स का यूज हो सकता है जिसकी मदद से मैट्रिक्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है। दैट फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग मैट्रिक्स लाइक प्रेसिशन रिकॉल, इन मैट्रिक्स को ऑप्टिमाइज किया जाता है फॉर इम्प्रूविंग मॉडल परफॉर्मेंस। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसको कंप्लीट हम एज अ समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। सो लेट्स सी दैट। सो मशीन लर्निंग चैप्टर 4 में हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग, फिर हाउ सुपरवाइज मशीन लर्निंग वर्क्स, डिफरेंट जो है यहाँ पे प्रोसेस के स्टेप्स देखे, ट्रेनिंग डेटा, लर्निंग प्रोसेस, देन ये ट्रेनिंग टेस्टिंग फेजेस यहाँ पे मेंशन्ड है इस डायग्राम में। फिर टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग इन मशीन लर्निंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, वो देखा हमने। देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, उसमें फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, पार्किंसन डिजीज प्रेडिक्शन, कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, कैंसर सेल क्लासिफिकेशन, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन। फिर सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम, के नियरेस्ट नेबर्स, केएनएन, ग्रेडियंट बूस्टिंग, नाइव बेस एल्गोरिदम, और इनको जो है टेबुलर फॉर्म में भी यहाँ पे बताया गया है। नाउ ट्रेनिंग अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल में की स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है डाटा कलेक्शन एंड प्री प्रोसेसिंग का, दूसरा स्प्लिटिंग द डाटा, तीसरा चूजिंग द मॉडल, फोर्थ इज ट्रेनिंग द मॉडल, फिर है इवेल्युएटिंग द मॉडल, उसके बाद हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, फिर फाइनल मॉडल सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, एंड देन मॉडल डिप्लॉयमेंट। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, उसके बारे में बात की, एडवांटेजेस देखे इसके, देन डिसएडवांटेजेस, फिर कंक्लूजन है, देन कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।